हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सी आर ड्यू पॉइंट बाय शिवानी। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 5 यूनिट 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28। अब वो क्या होता है हमारा इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स होता क्या है। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स होता है हमारा परमानेंट डैमेज ऑफ एन एसेट। अगर हमारा किसी भी एसेट में कोई भी एक परमानेंट डैमेज आ रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसकी अकाउंटिंग, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है और इसके न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस। तो सबसे पहले लिखते हैं हम इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स होता क्या है, परमानेंट डैमेज। और इसी को अगर हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इम्पेयरमेंट एसेट्स इक्वल टू लॉस इन दी वैल्यू ऑफ एसेट। क्लियर। यानी कि इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स हमारा क्या हो गया, कोई भी ऐसा लॉस जो कि हमारी किस में हो रहा है, वैल्यू ऑफ एसेट में हो रहा है, उसे बोलते हैं हम इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, स्कोप। तो हम हेडिंग डालेंगे स्कोप। इसमें लिखेंगे हम दिस accounting standard applied to all assets except किस किस को छोड़कर, पॉइंट नंबर 1 इन्वेंट्री, पॉइंट नंबर 2 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर 3 फाइनेंशियल एसेट्स एंड नंबर 4 डेफर्ड टैक्स एसेट। इन सभी को छोड़कर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 क्या बोलता है कि वो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स होगा। हमने इन सब चीज़ों को क्यों छोड़ा, क्योंकि इसका इसका इन सारी चीज़ों का एक अपना अलग सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। इन्वेंट्री का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा होता है हमारा, इन्वेंट्री का होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। और कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का कौन सा होता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। फाइनेंशियल एसेट्स का होता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 और डेफर्ड टैक्स एसेट्स का होता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। जब इन सभी चीज़ों के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेपरेटली बने हुए हैं इसलिए इनका ट्रीटमेंट वही होता है। और हम 28 में क्या पढ़ेंगे, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स यानी कि परमानेंट डैमेज, यानी कि किसी भी एसेट की वैल्यू में कोई भी लॉस आ रहा है तो वो हो जाएगा हमारा इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट। कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, एक होता है हमारा एक्सटर्नल और एक होता है हमारा इंटरनल। देखते हैं एक्सटर्नल में क्या होता है, मार्केट वैल्यू डिक्रीज, कॉमा लीगल चेंजेस, कॉमा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा इंटरनल। इंटरनल में क्या आता है हमारा, फिजिकल डैमेज एक्सेट्रा। अब देखते हैं होता क्या है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमारे दो इंडिकेटर्स होते हैं जिसके थ्रू हम देखते हैं कि इम्पेयरमेंट कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल होता है और फिर आता है इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या दे रखा है, अगर हमारी मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो गई हमारे एसेट की, यानी कि वैल्यू में लॉस हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फैक्टर हो जाएगा किसका, इम्पेयरमेंट का। नेक्स्ट क्या आ रहा है, लीगल चेंजेस हो गई, कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, ये सारे चेंजेस कौन से होते हैं, एक्सटर्नल चेंजेस। इनकी वजह से कोई भी चेंज आ रहा है तो हमारी वैल्यू ऑफ एसेट कम हो जाएगी। फिर आता है दूसरा इंटरनल। इंटरनल में क्या होता है, कोई भी फिजिकल डैमेज हो गया, यानी कि हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर हमारी मशीन लगी हुई है और वो फैक्ट्री में आग लग गई, एक फिजिकल डैमेज हो गया, यानी कि हमारी एसेट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, अब नेक्स्ट पॉइंट में हम कुछ टर्म्स लिखेंगे जो कि इस चैप्टर में यूज होने वाली है। तो हम हेडिंग डालेंगे टर्म्स। तो पहली टर्म है हमारे इस चैप्टर की
वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज क्या होता है, तो इसके बारे में लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज विच इंक्लूड्स रेसिडुअल वैल्यू। क्लियर। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, वैल्यू इन यूज होता क्या है। हमने एक मशीनरी परचेज की है आज के दिन, मशीन परचेज, और अब हम क्या देख रहे हैं, हर साल हमें 10,000 का कैश फ्लो प्रोवाइड कर रही है। अब हमें देखना है कि ये जो 10,000 है, इन सब जो हमें मिल रहा है इसकी प्रेजेंट में वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इसे इस वैल्यू पर लेके आएंगे, इन सभी 10,000 को एक डिस्काउंटिंग फैक्टर के थ्रू, जिससे हमें पता चलेगा इस मशीनरी की आज की वैल्यू क्या होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है कि हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक डिस्काउंटिंग फैक्टर हमें गिवन होता है और उसके थ्रू क्या करते हैं, हम इन सभी चीज़ों की आज की वैल्यू निकालेंगे, इन्हें आज की डेट पर लेके आएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट में लिखेंगे हम वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर। ये फॉर्मूला है हमारा कि रिकवरेबल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे अपने किसी भी एसेट की, तो वो निकालेंगे वैल्यू इन यूज या फिर नेट सेलिंग प्राइस, इनमें से जो भी चीज़ हायर होगी वो हो जाएगी हमारी रिकवरेबल अमाउंट। ये सारे फॉर्मूले भी हमें क्वेश्चंस में यूज होंगे, इसलिए ये पहले फॉर्मूलेज लिख लेते हैं सारे। अब हम लिखते हैं नेट सेलिंग प्राइस क्या होता है। नेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस रिलेटेड एक्सपेंसेस। थर्ड पॉइंट लिखते हैं अब हम कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट क्या होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है लीज वाले चैप्टर में, तो फिर से देख लेते हैं। कैरिंग अमाउंट हमारा क्या होता है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये हमने पहले भी पढ़ रखा था कि कैरिंग अमाउंट क्या होती है हमारी, कॉस्ट में से जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो क्या आती है हमारी कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट वो होती है जो हम अपनी बैलेंस शीट में यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इम्पेयरमेंट लॉस। जिस चीज़ का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अब उसका फॉर्मूला लिखते हैं कि इम्पेयरमेंट लॉस होता क्या है हमारा। पॉइंट नंबर 4 डालेंगे और लिखेंगे इम्पेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है हमारा कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। क्लियर है सभी को। इम्पेयरमेंट लॉस कैसे आया हमारा, जो हमने वैल्यू निकाली थी अभी यहाँ पर रिकवरेबल अमाउंट की, उसको हम किस में से माइनस कर देंगे, कैरिंग अमाउंट से, तो हमारा क्या आ जाएगा, इम्पेयरमेंट लॉस। अब देखते हैं हम किस टाइप से हम रिकॉग्नाइज करेंगे और किस टाइप से हम मेजर करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस को। तो हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। इसके हमारे दो पॉइंट होते हैं कि ये इम्पेयरमेंट लॉस कैसे देखा जाता है। इसके हमारे दो पॉइंट होते हैं जिससे हम चेक करते हैं कि इम्पेयरमेंट लॉस आया है या नहीं आया। तो सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा इसमें, जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं या फिर हम मेजर करते हैं इम्पेयरमेंट लॉस को, तो हमारे पास दो सिचुएशन होती हैं, या तो हमें प्रॉफिट होता है या हमें होता है लॉस। अब हम ये कैसे देखेंगे, जब हमने देखा कि हमारा इम्पेयरमेंट लॉस हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, कैरिंग अमाउंट कौन सा आ गया, जो हमारी बैलेंस शीट में दे रखा है, और रिकवरेबल अमाउंट हमारा कौन सा हो गया, जो मार्केट वैल्यू दे रखी है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि अगर हमारी बैलेंस शीट में और मार्केट वैल्यू में किसकी वैल्यू ज़्यादा है या किसकी वैल्यू कम है, उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा।
अब हमारा इम्पेयरमेंट लॉस कैसे हम पता कर सकते हैं, इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर हमारी बुक हमारी जो कैरिंग अमाउंट है, यानी कि हमारी बुक में जो बैलेंस शीट में जो दे रखी है वो है 40,000, और जो मार्केट वैल्यू है रिकवरेबल अमाउंट, और वो कितनी दे रखी है हमें 48,000। अब हमारी बुक्स में तो इतना दे रखा है और हमें रिकवर कितना हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, यानी कि आज मार्केट में ज़्यादा प्राइस है और हमें हमारी कैरिंग अमाउंट कम है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट। यहाँ पे हमें लॉस तो हो ही नहीं रहा, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इम्पेयरमेंट लॉस निकालना है हमें, लेकिन हमें हो क्या रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट। तो हम इस चीज़ को, इस सिचुएशन में हम यहाँ क्या करेंगे, इग्नोर, हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और इसका अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लें कि हमारा रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है 40,000 और कैरिंग अमाउंट जो हमारा बैलेंस शीट में है 48,000, यानी कि हमने अपनी बुक्स में ज़्यादा दिखा रखा है और हमारा रिकवरेबल अमाउंट कितना है 40,000, ये कम आ रहा है, यानी कि हमें इतने की बेचनी चाहिए थी या हमें इतना रिकवर होना चाहिए था इस एसेट से, लेकिन हो कितना रहा है 40,000 कम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमें, लॉस। तो ये लॉस जो हो रहा है यानी कि परमानेंट डैमेज हो रहा है, यानी कि लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट हो रहा है। तो इसका क्या करेंगे हम इस लॉस का, अब हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे और किस तरीके से मेजर करेंगे, जब भी हमें लॉस होता है हम उस लॉस को कहाँ शो करते हैं, डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बस जो हमने यहाँ पे लिखा है रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट, तो हम किस तरीके से करेंगे, हम रिकॉग्नाइज करेंगे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, और उसको मेजर कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसको थोड़ा तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे हम पहला पॉइंट डाल के, रिकवरेबल अमाउंट अगर ज्यादा है किससे, कैरिंग अमाउंट से, तो क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा, इग्नोर। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है किससे, रिकवरेबल अमाउंट से, तो हम इस चीज के लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ पर डेबिट कर देंगे किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कि चार्ज इन P&L अकाउंट। और इस चीज में एक चीज और होती है यहाँ पर, एडजस्ट फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व इफ एनी फर्स्ट, बादल में कवर कर लेंगे हम। यहाँ पे क्या दे रखा है कि एडजस्ट फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व इफ एनी फर्स्ट, यानी कि अगर हमारे पास कोई लॉस आ रहा है, ये हमारा इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा जब हम कैरिंग अमाउंट में से रिकवरेबल अमाउंट को माइनस करते हैं, तो क्या आता है हमारे पास, इम्पेयरमेंट लॉस। अब इम्पेयरमेंट लॉस आ गया हमारे पास और हमारे क्वेश्चन में हमें पहले से गिवन है रिवैल्यूएशन रिजर्व दे रखा है, तो उस लॉस में से हम इस रिजर्व को माइनस करेंगे पहले, और उसके बाद जो अमाउंट आएगी वो होगी हमारी इम्पेयरमेंट लॉस, और उसको हम कहाँ डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। यानी कि अगर इन शॉर्ट हमारे पास कोई भी रिवैल्यूएशन रिजर्व दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, या हमारे क्वेश्चन में एक रिवैल्यूएशन रिजर्व खुद बन के आ रहा है, तो हमारा पहला काम क्या होगा, उस इम्पेयरमेंट लॉस को उससे सेट ऑफ करना, रिजर्व से सबसे पहला काम, और उसके बाद क्या होगा, जो भी बची हुई अमाउंट होगी उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम, कैश जनरेटिंग यूनिट। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एमसीक्यू में पूछा जाता है, स्टिल सबसे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। कैश जनरेटिंग यूनिट होती क्या है हमारी, ग्रुप ऑफ असेट्स that generate cash flow and independent from other group of assets। इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप ऑफ एसेट्स है, यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स रखे हैं इस ग्रुप ऑफ एसेट्स में। एक है हमारा गुडविल, दूसरा है हमारे पास कॉर्पोरेट एसेट्स। अब ये क्या है, गुडविल अलग जनरेट करता है, कॉर्पोरेट एसेट्स अपने लिए चीज़ें अलग जनरेट करती हैं, तो यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे हर जो भी एसेट है इंडिविजुअली वो अपने लिए खुद कैश जनरेट कर रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, कैश जनरेटिंग यूनिट्स।
अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। यानी कि इस लॉस को हम रिवर्स कर रहे हैं वापस से। तो सबसे पहले हमने इम्पेयरमेंट लॉस का क्या करा था, हमने इम्पेयरमेंट लॉस को डेबिट करा था कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, रिवर्सल, तो इसका रिवर्सल क्या हो जाएगा, क्रेडिट, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सिंपल सी बात है। अब इसी को लिखेंगे हम क्रेडिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट रिवैल्यूएशन रिजर्व फर्स्ट इफ एनी। ये जो लाइन हमें यहाँ पे दे रखी है, क्रेडिट रिवैल्यूएशन रिजर्व फर्स्ट इफ एनी, तो हमने पहले क्या करा था, इम्पेयरमेंट लॉस आया था तो हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया था जिसमें से हमने अमाउंट डिडक्ट की थी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम उसे रिवर्स कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे किस में, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उसे क्रेडिट करेंगे हम कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, रिवाइज द डेप्रिसिएशन पर एनम फॉर फ्यूचर ईयर। अब एक हमारा टॉपिक है वो एमसीक्यू में पूछा जाता है मेनली, रिवर्सल इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ, किस केस में रिवर्सल अलाउ नहीं होता, गुडविल। ये एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है कि रिवर्सल जो होता है वो किस केस में अलाउ नहीं होता, गुडविल के केस में। क्लियर, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है मेनली, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पे एमसीक्यू के लिए। क्लियर। अब इस चैप्टर के कुछ डिस्क्लोजर्स है हमारे कि हमें कौन कौन से डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड करने होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम डिस्क्लोजर, कौन कौन से डिस्क्लोजर देने जरूरी होते हैं हमें। पहला पॉइंट, हमें बताना होता है कि अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कितना था। हमने कोई रिवर्सल करा है तो अमाउंट ऑफ रिवर्सल। नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस adjusted against revaluation reserve. Last point, reversal of above. डिस्क्लोजर में हमें मेनली क्या प्रोवाइड करना है, अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, अमाउंट ऑफ रिवर्सल क्या हमने रिवर्स करा है, अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस जो कि हम अगेंस्ट किसके एडजस्ट कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व के, और रिवर्सल ऑफ अबव, यानी कि इन सब चीज़ों में किसी में भी रिवर्सल होता है तो हम उसे भी डिस्क्लोज करेंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर तो फिनिश हो जाता है। अब हमारे क्या बचे हैं, इलस्ट्रेशन एंड न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हम वही देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने इलस्ट्रेशन 1 पे। Irgo Industrial Limited gives the following estimates of cash flows relating to property, plant and equipment on 31/12/2001. The discount rate 15%। ठीक है, ईयर 2 में हमारे कैश फ्लोज दे रखे हैं, 3 का दे रखा है, 4 का दे रखा है, 5 का और 6 का। Residual value at the end of 2006 is 1000 lakhs. Property, plant and equipment purchase on 1/1/2000 is equal to 40,000 lakhs. यूजफुल लाइफ है हमारी 8 years। नेट सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 20,000। कैलकुलेट क्या क्या करना है हमें, एक तो कैरिंग अमाउंट निकालना है, वैल्यू इन यूज निकालनी है, रिकवरेबल अमाउंट, इम्पेयरमेंट लॉस हमारा क्या रिकॉग्नाइज हो रहा है, और रिवाइज कैरिंग अमाउंट, और डेप्रिसिएशन चार्ज क्या हो रहा है 2002 में। यानी कि पूरा क्वेश्चन है, हमें फुल फ्लेज जो भी हमने सारे फॉर्मुलेस लिखे हैं वो सारे इसमें यूज होने वाले हैं। और एक नोट भी दे रखा है प्यारा सा, इसमें क्या लिख रखा है, द ईयर 2000 इज द इमीडिएट प्रिसीडिंग ईयर बिफोर द ईयर 2000। ओके, यानी कि इस ईयर को हम ईयर लेंगे 2000, और ये जो है इमीडिएट प्रिसीडिंग दे रखा है, यानी कि इस 2000 से पहले वाला, तो ये कौन सा हो जाएगा, 1999। क्लियर। अब हमें क्वेश्चन में जहाँ पे भी पूछा गया है ये 2000 दे रखा है, यानी कि ये यहाँ पे क्या दे रखा है, 1999 की वैल्यू।
अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें कैरिंग अमाउंट निकालनी है कि हमारी एट द एंड ऑफ 2001 में कितनी थी। यानी कि ये कुछ इस टाइप से रहा होगा हमारा चार्ट। 1999, फिर 2000 और 2001। अब हमसे यहाँ पे कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 2001, यहाँ पे कैरिंग अमाउंट क्या होगी, यानी कि यहाँ पे जितना भी डेप्रिसिएशन होगा उसे माइनस करने के बाद आई होगी हमारी डेप्रिसिएशन की अमाउंट। तो क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज परचेज ऑन 1 जनवरी को कितनी थी, 40,000। यहाँ 1 जनवरी 1999 में हमने एक मशीनरी परचेज करी, परचेज मशीनरी एट द रेट 40,000। अब हमसे कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ पूछा जा रहा है। अच्छा, तो यानी कि एट द एंड क्या होगा, तो यहाँ पे एंड आएगा हमारा 2002 में। 2001 का एंड क्या होगा, स्टार्टिंग ऑफ द 2002, यानी कि ये आएगा यहाँ पे 2001 का 31 दिसंबर 2001। तो ये कितने साल यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाए, 3 साल। और हमें एक चीज़ और दे रखी थी क्वेश्चन में, रेसिडुअल वैल्यू कितनी थी, 1000 लैक्स। तो अगर हमें डेप्रिसिएशन निकालना हो तो हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, 40,000 की थी हमारी मशीनरी माइनस 1000 रेसिडुअल वैल्यू और डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितनी थी उसकी, 8 ईयर्स। तो डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4875। अब क्योंकि हमें कैरिंग अमाउंट निकालनी थी किस टाइम पीरियड की, 2001 के एंड की, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें 1 साल हो गया, हमें 2 साल हो गया, हमें 3 साल हो गया। 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी 2002 की, वो हमारी होगी कैरिंग अमाउंट। तो डेप्रिसिएशन ऑफ 3 ईयर्स इक्वल टू 4875 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 14625। और अगर हम कैरिंग अमाउंट निकालेंगे, यानी कि पॉइंट नंबर 1 का आंसर है हमारा कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ, क्या डेट थी, एट द एंड ऑफ 2001। तो क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे 40,000 माइनस 14625। तो कैरिंग अमाउंट आ जाएगी हमारी 25,375। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या पूछ रहा था हमसे, वैल्यू इन यूज पूछ रहा था 2001 के लास्ट में। सेम पॉइंट नंबर 2 डालेंगे हम, लिखेंगे वैल्यू इन यूज। ये वैल्यू इन यूज हमने कैसे निकाला था, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी। और वैल्यू इन यूज करते टाइम क्या लेते हैं, रेसिडुअल वैल्यू भी लेते हैं। तो इसका एक टेबल बनाते हैं हम। तो हमने टेबल बना लिया, हमारे पास कितने हैं, 5 साल है। और कैश फ्लोज कैसे कैसे फ्लो हो रहे हैं यहाँ पे, 4,000, 6,000, 6,000, 8,000 और लास्ट में क्या करेंगे 4,000 प्लस 1,000, क्योंकि रेसिडुअल वैल्यू भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम ईयर 1 में कितना हो गया 4,000, ईयर 2 में 6,000, अगेन 6,000, देन 8,000 और लास्ट में क्या था 4,000। जब हमने प्लस कर दिया उसमें 1,000 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5,000। डिस्काउंट फैक्टर हमारा कितना था, एट द रेट 15%। हमें क्वेश्चन में गिवन था, कहाँ पर गिवन था, ये रहा। डिस्काउंट रेट कितना है हमारा 15%। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं, इसके डिस्काउंट फैक्टर लिख लेते हैं हम 0.869, 0.756, 0.657, 0.572, 0.497। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लेते हैं कितना आता है हमारा 3476, 4536, 3942, 4576 और 2485। अब जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारी टोटल जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी 19,015। तो क्या है हमारी वैल्यू इन यूज, यानी कि हमारा जो सेकंड पॉइंट था हमसे जो पूछा गया था एट द एंड ऑफ 2001। क्लियर, यही क्वेश्चन था हमारा, वैल्यू इन यूज 31 दिसंबर 2000 दिस। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमारी रिकवरेबल अमाउंट। ये भी सेम डेट पे पूछा गया है रिकवरेबल अमाउंट। तो सबसे पहले हम रिकवरेबल अमाउंट के बारे में लिखते हैं। रिकवरेबल अमाउंट, इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस, इन दोनों में से हायर। तो हमारी वैल्यू इन यूज कितनी निकल के आई थी 19,015 और नेट सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है हमारी, क्वेश्चन में गिवन थी हमें, नेट सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है 20,000 लैक्स।
तो इन दोनों में से हायर कौन सी है हमारी, ये हायर 20,000, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज हमारी रिकवरेबल अमाउंट। पॉइंट नंबर 3 का भी आंसर आ गया हमारा। अब पॉइंट नंबर 4 देखेंगे हमारा। पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहे हैं हमसे, इम्पेयरमेंट लॉस टू बी रिकॉग्नाइज फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2001। अब निकालेंगे हम पॉइंट नंबर 4 अपना, इम्पेयरमेंट लॉस। और इम्पेयरमेंट लॉस का फॉर्मूला क्या था हमारा, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट की वैल्यू क्या थी हमारी यहाँ पर, जब हमने कैलकुलेट करी थी 25,375, और रिकवरेबल क्या थी हमारी 20,000, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 5,375 इम्पेयरमेंट लॉस की अमाउंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। हमारी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कैसे आएगी, यानी कि रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हम कब निकालेंगे, तो यहाँ पे रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हम कब निकालेंगे, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है, लिखते हैं हम पहले से 5th पॉइंट डाल के, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट माइनस इम्पेयरमेंट लॉस। और कैरिंग अमाउंट हमारी कितनी थी 25,375, इम्पेयरमेंट लॉस कितना था 5,375, तो हमारी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी 20,000। क्लियर। एक 6 पॉइंट और है हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर ईयर 2002। तो कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा। अब हमारी जो कैरिंग अमाउंट आई थी हमारी बुक्स में वो कितनी थी 20,000, और हमारी जो वैल्यू है यूजफुल लाइफ वो कितनी थी 8 साल। क्वेश्चन में दे रखा था हमें 8 ईयर्स की थी। अब हमने 3 ईयर्स यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर लिए उस डेप्रिसिएशन को, तो अब हमारे पास कितने साल बचे 5 साल डिवाइडेड बाय 5, और हमारे पास रेसिडुअल वैल्यू भी थी -1,000। तो अब आ जाएगी हमारे 5 साल के लिए कि हम कितनी डेप्रिसिएशन लगाने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 3,800 लैक्स। तो ये आ जाएगी हमारी डेप्रिसिएशन वैल्यू जो कि हम हर साल चार्ज करेंगे 2002, 3, 4 एंड 5। अब देखते हैं हम अपना इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 क्या बोलते हैं हमसे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड इज हैविंग अ प्लांट asset carrying amount of which is 100 lakhs on 31st3/2001. Its balance useful life is 5 years and residual value at the end of 5 years is 5 lakh. Estimated future cash flow from using the plant in next 5 years is this. Calculate करना है हमें value in use for plant if the discount rate is 10% and also calculate the recoverable amount if net selling price on 31st3/2001 is 60 lakhs. तो सबसे पहले value in use का फॉर्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका हम टेबल बनाते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, कैश फ्लो कितने दे रखे हैं हमें 50 लाख, 30, 30, 20 और 20। रेसिडुअल वैल्यू दे रखी है हमें 5 लैक्स, तो ये इसमें प्लस हो जाएगी 20 + 5, यहाँ कितना लिखेंगे हम 25। तो लिखते हैं यहाँ पे पहला कितना था हमारा 50, देन 30, देन 30, देन 20 और 20 + 5 25। अब डिस्काउंट फैक्टर लिखते हैं। डिस्काउंट फैक्टर हमारा 10% दे रखा था हमें, 10% डिस्काउंट रेट दे रखा था। अब इसका लिखेंगे हम 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और 0.621। अब हम इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी अमाउंट कितनी आएगी 45.45, 24.78, 22.53, 13.66, 15.525। और इसका हम टोटल करेंगे, टोटल अमाउंट आ जाएगी हमारी 121.945। ये क्या हो गई हमारी वैल्यू इन यूज। अब क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में, वैल्यू इन यूज की वैल्यू पूछी थी और पूछा था हमसे रिकवरेबल अमाउंट कितना होगा। तो लिखते हैं रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या थी हमारी, वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर। तो वैल्यू इन यूज कितना है हमारा 121.945
और नेट सेलिंग प्राइस हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 60 लैक्स 60, तो विच एवर इज हायर दिस, तो हमारी रिकवरेबल अमाउंट कितनी होगी 121.945 आंसर। इलस्ट्रेशन 2 भी कंप्लीट हमारा। आते हैं इलस्ट्रेशन 3 पे। इलस्ट्रेशन 3 क्या बोलते हैं हमसे, G Limited acquired a machine on 1st April 2000 for 7 crore that had an estimated useful life 7 years। ठीक है, एक मशीन हमने हेड करी थी 7 करोड़ की, जिसकी यूजफुल लाइफ कितनी है 7 साल। द मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस एंड डज नॉट कैरी एनी रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 0। On 1st April 2004, the carrying value of the machinery was reassessed at 5.10 crore and the surplus arising out of the revaluation being credited to revaluation reserve। ठीक है, for the year ended March 2006, conditions indicated an impairment of the machine existed and the amount recoverable ascertained to be only 79 lakhs। You are required to calculate the loss on impairment of the machinery and show how this loss is to be treated in the books of G Limited। G Limited had followed the policy of written down the revaluation supply surplus by the increased charge of depreciation resulting फ्रॉम द रिवैल्यूएशन। ओके, तो ये हमें आधा आधा करके पहले इसका एक परफॉर्मा तैयार करना पड़ेगा जब भी ये क्वेश्चन हमारे समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 1 अप्रैल 2000 को एक 7 करोड़ की मशीनरी हमने एक्वायर करी थी जिसकी यूजफुल लाइफ कितनी थी 7 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या दे रखा था कि 1 अप्रैल 2000 को 7 करोड़ की एक मशीनरी है हमने एक्वायर करी है जिसकी यूजफुल लाइफ कितनी है 7 ईयर्स। तो हमने क्या कर दिया 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ईयर्स का एक परफॉर्मर बना लिया। द मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस एंड डज नॉट कैरी एनी रेसिडुअल वैल्यू। यानी कि ऑन 1 अप्रैल 2004 द कैरिंग वैल्यू ऑफ द मशीन वाज रीअसेस्ड एट इतना, यानी कि 1 अप्रैल 2014, यानी कि 1 अप्रैल 2004 को क्या हो रहा है कि रीअसेस्ट हो रही है कितनी 5.10 करोड़ में। यानी कि 1 अप्रैल 2004 कहाँ आएगा इस जगह आएगा और यहाँ पे हमने रीअसेस करा तो वैल्यू कितनी हो गई 5.10 करोड़। क्लियर। तो इससे पहले यहाँ कितनी थी 7 करोड़ और स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिशिएशन लग रहा था तो हर साल हमें कितना डेप्रिशिएशन हुआ होगा 1 करोड़ का, क्योंकि हमारी यूजफुल लाइफ कितनी थी उस एसेट की 7 ईयर्स और 7 करोड़ का हमारा वैल्यू थी मशीन की। तो अगर हम डेप्रिशिएशन लगाएंगे 7 साल के लिए तो 1 ईयर ईच ईयर आएगा हमारा डेप्रिशिएशन। और यहाँ जाकर 4 साल बाद हमने रीअसेस करा तो हमारे एसेट की वैल्यू कितनी थी 5.10 करोड़, बल्कि होल्डिंग कितनी चाहिए थी 7 करोड़ यहाँ थी। हर साल हमने 1 करोड़ का डेप्रिशिएशन लगाया तो कितने हो गए 4 करोड़ का डेप्रिशिएशन लग गया। 7 करोड़ में से 4 करोड़ माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 करोड़ हमारी वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन आई कितनी 5.10 करोड़। यानी कि कितना एक्सेस आ रहा है यहाँ पर, हमारी बुक वैल्यू कितनी थी 3 करोड़ आनी चाहिए थी और इसका एक्सेस आ रहा है 2.1 करोड़। ये जो हमारा एक्सेस आ रहा है इसके बारे में एक बात लिखिए, एंड द सरप्लस अराइजिंग ऑफ द रिवैल्यूएशन बीइंग क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। इस 2.1 करोड़ का हम एक रिवैल्यूएशन रिजर्व बना लेंगे जो अमाउंट हमारी बुक वैल्यू से एक्स्ट्रा आ रही है। यहाँ हमने बना लिया 2.1 करोड़ का रिजर्व। और जब हम सरप्लस रिजर्व बनाते हैं तो हमारे किस काम आता है इम्पेयरमेंट लॉस को सेट ऑफ करने के लिए। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं आगे। फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2006, conditions indicating an impairment of the machinery existed and the amount recoverable ascertained to be only 79 lakhs। कब हो रहा है ये 79 lakhs इस ईयर में। यहाँ पे हमें क्या हो गया इम्पेयरमेंट लॉस, मतलब मशीन में कुछ इम्पेयरमेंट लॉस हुआ और जो हमारी रिकवरेबल अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी हमारी 79 लाख। इसे हम लिख देंगे 0.79। क्लियर, क्योंकि हम करोड़ में कर रहे हैं क्वेश्चन तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। अब हमसे क्या पूछा गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लॉस ऑन इम्पेयरमेंट। लॉस बताना है हमारे इम्पेयरमेंट ऑफ द मशीन एंड शो हाउ दिस लॉस इज टू बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब जब हमें यहाँ लॉस हो रहा है, अब हम पहले यहाँ निकालेंगे हमारा डेप्रिशिएशन कितना आ रहा है 3 साल बचे हैं अब हमारे डेप्रिशिएशन के लिए। अब क्योंकि हमारी बुक वैल्यू 5.10 करोड़ है तो क्या करेंगे हम 5.10 डिवाइडेड बाय 3।
कितना जाएगा 1.7 करोड़, यानी कि हमारी रिकवरेबल वैल्यू कितनी दिखा रही थी 5.10। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 3 ईयर्स में, यानी कि आने वाले 3 साल में हमारा डेप्रिसिएशन कितना होने वाला है, तो वो आ गया हमारा 1.7 करोड़। तो अगर हम यहाँ पे 1.7 करोड़ लिखेंगे, 1.7 करोड़ और 1.7 करोड़, ये हमारा एक्सेस डेप्रिसिएशन यहाँ कितना था, हर साल हम 1 करोड़ लगा रहे थे और यहाँ पे कितना लगा रहे हैं 1.7 करोड़, तो 0.7 करोड़ जो हो जाएगा हमारा वो जाएगा एक्सेस डेप्रिसिएशन। इस एक्सेस डेप्रिसिएशन को हम कहाँ चार्ज करेंगे, ये जो हमारा रिजर्व आया था ना, रिजर्व सरप्लस 2.1 करोड़ का, इससे हम सेट ऑफ करेंगे 0.7 एक्सेस यहाँ का और एक्सेस यहाँ का। तो जो वैल्यू बची हमारी वो बचेगी 0.7 करोड़। ये अब भी हमारे कहाँ पे है, रिजर्व सरप्लस में बची हुई है। अब क्योंकि हमारी रिकवरेबल अमाउंट आ गई 0.97, अब हमारी कैरिंग अमाउंट भी हमें पता होनी चाहिए। अब 5.10 में से जब हम 1.7 और 1.7 माइनस करेंगे तो हमारी यहाँ पे कैरिंग अमाउंट कितनी आएगी 1.7, ये हमारी क्या हो जाएगी कैरिंग अमाउंट। और ये कैरिंग अमाउंट हमारी कैसे आई, इस यहाँ जो 5.10 हमारी बुक्स में दे रखा था, इसमें से क्या करा हमने 5.10 में से 1.7 और 1.7 हमने माइनस करा, तो हमारी वैल्यू आ गई 1.7। अब हमारे पास हमारी रिकवरेबल अमाउंट है, अब हमारे पास हमारी कैरिंग अमाउंट है। अब हमारा इम्पेयरमेंट लॉस का फार्मूला क्या होता है, इम्पेयरमेंट लॉस इक्वल टू कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट की वैल्यू 1.7 माइनस 0.79, तो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ गया 0.91। और हमारे पास रिजर्व भी अभी बच रहा था, कितना बचा था 0.7 करोड़ रिजर्व बच रहा था। तो हमने क्या देखा था, जब भी हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस की वैल्यू होती है तो सबसे पहले हम किस में से माइनस करते हैं, उसे जो अभी हमारा रिजर्व सरप्लस दे रखा होता है उससे सेट ऑफ करेंगे। तो रिजर्व सरप्लस कितना था 0.7 करोड़ माइनस 0.7 करोड़, कितना था हमारा ये रिजर्व सरप्लस। तो जो हमारी मेन अमाउंट आएगी इम्पेयरमेंट लॉस की वो कितनी आएगी 0.21, जो कि हमारा आंसर होने वाला है। अब ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करा था एक रफली फॉर्मेट से, जिससे हमने क्वेश्चन एनालाइज कर लिया, सारा सॉल्व कर लिया, लेकिन इसका प्रॉपर फॉर्मेट ये नहीं है, हम एग्जाम में ऐसे करके नहीं आएंगे। तो अब इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट से लिखते हैं कि कैसे करा जाएगा ये। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम हेडिंग डालेंगे कैरिंग अमाउंट ऑन 1.4.04 फर्स्ट अप्रैल 2004 में कितनी थी कैरिंग अमाउंट हमारी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखते चलेंगे 2004 में यहाँ पर हमारी कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही थी 3 करोड़। कैसे 7 करोड़ दे रखा था हमने, 1 करोड़ का 4 साल डेप्रिसिएशन लगाया तो हमारी वैल्यू कितनी आई 3 करोड़। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 7 माइनस 4, और ये 4 क्या है हमारा डेप्रिसिएशन की वैल्यू 4 साल की। तो कैरिंग अमाउंट ऑन 1/4/2004 में कितनी आ गई 3। फिर इसमें हम क्या करेंगे प्लस रिवैल्यूएशन सरप्लस, और ये रिवैल्यूएशन सरप्लस की वैल्यू कौन सी है हमारी, यहाँ पर हमारा रीअसेस्ड हुआ था तो 5.10 करोड़ थी, लेकिन बुक वैल्यू हमारी 3 थी, तो हमारा रिजर्व कितना आ रहा था 2.1 करोड़ का। तो ये हमारा रिजर्व सरप्लस हो जाएगा 2.1, तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही थी 5.1। अब इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन कब कब का होने वाला है 2004 से 2005 का और 2005 से 2006 का। ये कौन कौन सा था 1.7 प्लस 1.7, ये था हमारा ये वाला डेप्रिसिएशन जो यहाँ आया था। यानी कि जब हमने रीअसेस करी थी तो 5.10 करोड़ था, और 2 साल हमने फिर बाकी के 3 साल का डेप्रिसिएशन निकाला था। तो कैसे निकाला था 5.10 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारा कितना था 1.7 पर एनम डेप्रिसिएशन। तो हमने वही 2 साल का डेप्रिसिएशन लिख लिया 2006 तक का। तो ये कितनी वैल्यू आई हमारी 3.4। इसको हम माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद हमारी वैल्यू आ रही है 1.7, और ये वैल्यू कौन सी है कैरिंग अमाउंट है कब की 31 मार्च 2006 की। कैरिंग अमाउंट हमारी कब आती है जब हम डेप्रिसिएशन से माइनस करते हैं, तो उसके बाद क्या आता है हमारा कैरिंग अमाउंट की वैल्यू। अब हमारे पास कैरिंग अमाउंट भी है, अब हमें चाहिए रिकवरेबल अमाउंट, तो हम लिखेंगे रिकवरेबल अमाउंट
ऑन 31/3/2006। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, देख लेते हैं कहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में। अमाउंट रिकवरेबल असर्टेन टू बी ओनली 79 लैक्स, ये क्वेश्चन में गिवन था। यहाँ लिख देंगे 0.79, इन दोनों को माइनस करने के बाद 0.91, कैरिंग अमाउंट में से जब हम रिकवरेबल अमाउंट माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। अब हमारे पास थोड़ा सा रिजर्व बचा था, हमने देखा था क्वेश्चन में, जब हमारा रिजर्व कितने का बना था, 2.1 करोड़ का, और यहाँ पे एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना था, 0.7। अब हमने इसमें से 0.7 माइनस कर दिया था, तो उसके बाद भी हमारे पास 0.7 रिजर्व बचा था। अब इस बचे हुए रिजर्व को हम कहाँ सेट ऑफ करेंगे, इस इम्पेयरमेंट लॉस में से, तो इसको माइनस कर देंगे। इसके लिए लिखेंगे हम रिवैल्यूएशन सरप्लस अवेलेबल, कब अवेलेबल था, 31 मार्च 2006 में, कितना था, 0.7। और ये कौन सा रिजर्व बचा था हमारे पास रिजर्व था 2.1 का, जो हमने एक्सेस डेप्रिसिएशन माइनस करा था 0.7। तो उसके बाद हमारे पास बच के क्या आया था, 0.7 बचा था हमारे पास रिजर्व, जो कि हम किस में से सेट ऑफ कर देंगे, इम्पेयरमेंट लॉस से। जो हमारी एक्चुअल इम्पेयरमेंट लॉस की वैल्यू आएगी वो होगी हमारी 0.21, और ये क्या होगा, डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्चुअल इम्पेयरमेंट लॉस अमाउंट। क्लियर, इसी के साथ हमारा इलस्ट्रेशन 3 भी कंप्लीट होता है। अब करेंगे हम अपना इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4 सबसे इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। एक्स लिमिटेड परचेज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4 years ago for ₹150 lakhs and depreciate it at 10% per annum on a straight line method. At the end of the 4th year, it has revalued the asset at 75 lakhs and has written off the loss on revaluation to the profit and loss account. Okay. However, on the date of revaluation, the market price is 67.50 lakhs and expected disposal cost is this. तो ये हमें क्या दे रखा है कि मार्केट प्राइस इतना था, डिस्पोजल इतना था, तो यानी कि हम यहाँ क्या निकालेंगे, नेट सेलिंग कॉस्ट 67.50 माइनस 3 विच इज 64.50 लैक्स। ये नेट सेलिंग कॉस्ट हो गई हमारी। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है वैल्यू, मार्केट वैल्यू, यानी कि वैल्यू इन यूज इज एस्टिमेटेड एट 60 लैक्स। वैल्यू इन यूज दे रखा है हमें कितना, 60 लैक्स, यानी कि हम अपनी रिकवरेबल अमाउंट निकाल सकते हैं। और रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालते हैं हम, नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। तो लिखते हैं हम रिकवरेबल अमाउंट क्या हो जाएगा, वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर। इन दोनों में से कौन सी हायर है, 64.50 और 60 दिस। तो हमारी रिकवरेबल अमाउंट कितनी हुई, 64.50। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि हमें इम्पेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट बताना था। इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकलता है, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल वैल्यू। अब हमें कैरिंग अमाउंट और चाहिए, और हमें कैरिंग अमाउंट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि रिवैल्यू हो गई हमारी एसेट कितने की, 75 लैक्स की। रिकवरेबल अमाउंट हो गई, कैरिंग अमाउंट हो गई हमारी। तो हम कैरिंग अमाउंट क्या लिखेंगे, कैरिंग अमाउंट 75, यानी कि क्वेश्चन में गिवन है। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो गया हमारा, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट 75, रिकवरेबल 64.50, तो इम्पेयरमेंट लॉस की वैल्यू आ गई 10.5। इसी के साथ हमारा इलस्ट्रेशन सारे कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, एन एसेट डज नॉट मेट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरमेंट लॉज विच हैव बीन रिसेंटली इनेक्टेड। द एसेट हैज़ टू बी डिस्ट्रॉयड एज पर द लॉ। एसेट डिस्ट्रॉय हो गया। द एसेट इज कैरिड इन द बैलेंस शीट एट द ईयर एंड एट 6 lakh। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द एसेट इज 70,000। हाउ इज द एसेट टू बी अकाउंटेड फॉर। सबसे पहली बात है, हमारी बैलेंस शीट में हमें कितना दे रखा है, 6 लाख दे रखा है, यानी कि ये जो 6 लाख हो गई बैलेंस शीट में दे रखा है, तो यानी कि हो गई हमारी कैरिंग अमाउंट।
कैरिंग अमाउंट। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि 70,000 रुपये हमें किस चीज़ के लिए चाहिए, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग के लिए। अब अगर हम अपनी नेट सेलिंग प्राइस निकालें तो इसका हमारा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कॉस्ट माइनस रिलेटेड एक्सपेंसेस। अब यहाँ कॉस्ट तो हमारी 0 है, रिलेटेड एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे 70,000, तो हम क्या लिखेंगे, नेट सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारा माइनस का 70,000, और वैल्यू इन यूज़ हमारी कुछ भी नहीं है 0। तो अब हम निकालेंगे अगर रिकवरेबल अमाउंट, तो वो कितनी हो जाएगी हमारी, वैल्यू इन यूज़ और नेट सेलिंग प्राइस, इन दोनों में से हायर, वैल्यू इन यूज़ 0 और नेट सेलिंग प्राइस माइनस का 70,000, तो इन दोनों में से हायर क्या है, रिकवरेबल अमाउंट कितनी हो गई हमारी 0। अब इम्पेयरमेंट लॉस निकालना था, इम्पेयरमेंट लॉस कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट हमारी 6 लाख, रिकवरेबल अमाउंट 0, तो इम्पेयरमेंट लॉस हो गया हमारा 6 लाख का। ये कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट में। और अब ये जो हमारे पास 70,000 कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग एसेट आई है, इसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करेंगे, इसके लिए हम एक नया अकाउंट खोलेंगे, उसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डिस्ट्रॉइंग द एसेट विच इज 70,000, और ये कहाँ जाएगा, डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, Venus Limited had a fixed asset which is carried in the balance sheet on 31st 3 2001 at 500 lakhs at that date the value in use is 400 lakhs and net selling price is 375 lakhs. Impairment loss बताना है, जनरल एंट्री पास करनी है, और how impairment loss will be shown in the balance sheet. तो सबसे पहले इम्पेयरमेंट लॉस निकालना है। इम्पेयरमेंट लॉस के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, कैरिंग अमाउंट होनी चाहिए और रिकवरेबल अमाउंट होनी चाहिए। कैरिंग अमाउंट हमें दे रखी है 500 लैक्स, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट नहीं दे रखी, तो रिकवरेबल अमाउंट हमारी कैसे निकलती है, वैल्यू इन यूज़ माइनस नेट सेलिंग प्राइस। वैल्यू इन यूज़ हमें 400 दे रखा है, नेट सेलिंग प्राइस 375 दे रखा है, तो विच एवर इज हायर, इन दोनों में से हायर कौन सा है 400, तो हमारी रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ जाएगी 400, और कैरिंग अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन थी 500 लैक्स। इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो जाएगा, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, यानी कि 500 माइनस 400 विच इज़ 100, हमारा इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। अब जनरल एंट्री पास करनी है कि इम्पेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री पास करेंगे। इसमें लिखेंगे हम इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट कर देंगे हम, कितना है 100 टू प्रीमियम फॉर एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस 100। एक नया अकाउंट खोलेंगे, फिर इसको, इसकी नेक्स्ट जो एंटिटी बनेगी हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट 100। अब नेक्स्ट क्या पूछा था, शो हाउ द इम्पेयरमेंट लॉस विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में किस तरीके से शो होगा, तो जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसमें हम जब लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स कितने के थे 500 के थे, इम्पेयरमेंट लॉस हुआ माइनस इम्पेयरमेंट लॉस कितने का था 100 का, तो कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी हमारी 400। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑफ एन एसेट फाइंड आउट इम्पेयरमेंट लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, करंट ईयर डेप्रिसिएशन। 3 चीज़ें बतानी है। पर्टिकुलर ऑफ एसेट्स में क्या दे रखा है, हमें कॉस्ट दे रखी है, यूजफुल लाइफ दे रखी है, और सैवेज वैल्यू होती है हमारी रेसिडुअल वैल्यू, ये निल है। करंट कैरिंग वैल्यू दे रखी है, यूजफुल लाइफ दे रखी है, रिमेनिंग रिकवरेबल अमाउंट दे रखी है, और अपवर्ड वैल्यूएशन डन इन लास्ट ईयर ये दे रखा है। यानी कि ये जो 14 लाख दे रखा है ना, अपवर्ड वैल्यूएशन डन, ये बेसिकली हमें दे रखा है सरप्लस, जो इम्पेयरमेंट लॉस से सेट ऑफ होगा।
तो इसको लिखते हैं हम सबसे पहले। हमें कैरिंग अमाउंट दे रखी है यहाँ पे, कैरिंग अमाउंट कितनी है 27.30। रिकवरेबल भी दे रखी है हमें, रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 12। तो इम्पेयरमेंट लॉस निकालना होगा तो हम इजीली निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। तो इम्पेयरमेंट लॉस की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15.30। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमें सरप्लस गिवन है, तो हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले से हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालने से पहले क्या करेंगे, इस रिवैल्यूएशन सरप्लस से इसे सेट ऑफ करेंगे। और ये था हमारा 14 लाख। अपवर्ड रिवैल्यूएशन, तो जो हमारी अमाउंट आएगी वो आएगी 1.30 लैक्स किसकी, नेट इम्पेयरमेंट लॉस। बस हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इम्पेयरमेंट लॉस निकालना है। ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस क्या होगा हमारा, हम इसे क्या करेंगे, डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्या पूछा गया था हमसे, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन बताना है। अब इसमें हमें जो निकालनी थी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, वो कैसे निकालेंगे, हमारे रिकवरेबल अमाउंट कितना था 12 लाख। अब हम यहाँ पे करंट कैरिंग वैल्यू नहीं देखेंगे, हमने रिकवरेबल अमाउंट निकाल लिया था अपने एसेट का, तो उसी बेसिस पे हम जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 12 लाख डिवाइडेड बाई 3, 3 साल का, पर एनम कितना जाएगा 4 लैक्स। तो ये पर एनम हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। ए प्लांट वाज एक्वायर्ड 15 years ago at a cost of 5 crore. Its accumulated depreciation as at 31st March 2001 was 4.15 crore. Depreciation estimated for the financial year 2001 and 2 is 25 lakhs. Estimated net selling price as on 31st March 2001 was 30 lakh, which is expected to be declined by 20% by the end of next financial year. ओके, वैल्यू इन यूज़ कंप्लीट हुई तो 35 लैक्स थी 1 अप्रैल 2001 को, लेकिन ये भी डिक्रीज हो गई कितने से 30% से एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो हमें क्या करना है, एज्यूम दैट अदर कंडीशन फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इम्पेयरमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर सेटिस्फाइड, व्हाट वुड बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ दिस प्लांट। हमें कैरिंग अमाउंट निकालनी है। कैरिंग अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, इसमें कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, तो क्या आ जाएगा हमारा कैरिंग अमाउंट। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट दे रखी थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा था, तो कैरिंग अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, पॉइंट नंबर 1 में पूछा जाए कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 4.15, तो हमारा हो जाएगा 0.85, यानी कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और ये हमसे कब के लिए पूछा था, एज ऑन 31 मार्च 2002, एज ऑन 31 मार्च 2002। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट क्या बोले, हाउ मच विल बी द अमाउंट ऑफ रिटन ऑफ फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2002, यानी कि रिटन ऑफ कौन सी अमाउंट हो रही है हमारी, इम्पेयरमेंट लॉस बताने हैं हमें। इम्पेयरमेंट लॉस से पहले हम क्या करेंगे, रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे। कैरिंग अमाउंट हमारे पास है, तो रिकवरेबल अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, रिकवरेबल अमाउंट के लिए क्या चाहिए हमें, वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस। अब वैल्यू इन यूज़ की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे हमें वैल्यू इन यूज़ के बारे में क्या दे रखा था, वैल्यू इन यूज़ की वैल्यू है 35, जो कि डिक्रीज बाय हो गई 30%, तो लिखेंगे हम 35 माइनस 30%, ये आ जाएगा 0.245। नेट सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 30 लैक्स, 20% से कम हो गया, तो 30 लैक्स 20% से कम हो गया, माइनस 20% कर देंगे तो 0.24। अब वैल्यू इन यूज़ है, नेट सेलिंग प्राइस है, विच एवर इज हायर, तो इन दोनों में से हायर कौन सा है, वैल्यू इन यूज़, तो हमारी रिकवरेबल अमाउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.245। अब हमें निकालना है इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट की वैल्यू कितनी थी हमारी 0.85। अब यहाँ पे क्या दे रखा था हमें, डेप्रिसिएशन एस्टिमेटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2001 और 2 का कितना है 25 लैक्स, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे दोबारा से इस साल का डेप्रिसिएशन, तो कितना आ जाएगा 0.60, यानी कि 60,000। तो हमारी कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी 0.60 और रिकवरेबल अमाउंट कितनी है हमारी 0.245, तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो गया हमारा 0.355 लैक्स। अब हमने दूसरा पॉइंट भी सॉल्व कर दिया। थर्ड पॉइंट में क्या देखा, इफ द प्लांट हैड बीन रिवैल्यूएट 10 years ago एंड द करंट रिवैल्यूएशन रिजर्व अगेंस्ट द
अगेंस्ट दिस प्लांट वर टू बी 12 लाख। यहाँ पर रिवैल्यूएशन रिजर्व दे रखा है हमें 12 लैक्स का बना हुआ। तो जब हमारी इम्पेयरमेंट लॉस की वैल्यू आ गई 0.355, थर्ड पॉइंट में हमें क्या बताया, हमारे पास एक रिजर्व भी है। अब हमारा काम पहले क्या होता है, इम्पेयरमेंट लॉस में से उस रिजर्व को सेट ऑफ करना, और उसके बाद जो नेट इम्पेयरमेंट लॉस आएगा वो हम दिखाएंगे कहाँ पे, अपने बैलेंस शीट में। तो इम्पेयरमेंट लॉस था हमारा 0.355। अब हमारे पास आ गया रिजर्व कितना, 0.12। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 0.235 जो अमाउंट आएगी हमारी वो होगी हमारी नेट इम्पेयरमेंट लॉस। पॉइंट नंबर 3 भी हो गया। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलते हैं हमसे, इफ द वैल्यू इन यूज वाज जीरो, वैल्यू इन यूज जीरो हो जाएगा एंड द एंटरप्राइजेस वर रिक्वायर्ड टू इनकर अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख टू डिस्पोज ऑफ द प्लांट, व्हाट वुड बी योर रेस्पॉन्स टू क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर हमसे 4 में क्या बोल रहा है, हमारा वैल्यू इन यूज जीरो है, तो हमारी नेट सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी। नेट सेलिंग प्राइस के लिए भी एक बात बोली थी इसने कि 2 लाख का हमारा डिस्पोज कर रहे हैं हम प्लांट को, यानी कि और ज़्यादा खर्चा लग रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस। सेलिंग प्राइस हो गए 0, एक्सपेंसेस कितने हो गए 20,000। अब रिकवरेबल अमाउंट हमारी कितनी होगी, वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर। वैल्यू इन यूज 0, नेट सेलिंग प्राइस 20,000। तो इन दोनों में से हायर कौन सा है हमारा, 0। तो रिकवरेबल अमाउंट हमारी कितनी हो गई, 0 हो गई। कैरिंग अमाउंट हमारी बुक्स में कितनी थी, जो हमने सबसे पहले निकाली थी 60,000, 0.60। अब हमारा इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ गया, 0.60 माइनस 0 विच इज 0.60। तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में माइनस कर दिया जाएगा। और अब जो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट थी 2 लाख टू डिस्पोज ऑफ द प्लांट, इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रोविजन तैयार कर देंगे, प्रोविजन फॉर डिस्ट्रॉइंग द असेट। कितना था 20,000। इसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस, सारे न्यूमेरिकल्स और थ्योरी भी कंप्लीट हो गई इस चैप्टर की। अगर इसके बाद भी किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।